नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में चुनाव करीब आते आते लगभग सभी दलों ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। सभी पार्टियां चुनावी मोड पर आ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने का दम भरती है तो कांग्रेस गुटबाजी के साथ ही सही जीत को लेकर आश्वस्त दिखती है। उधर इनेलो और जेजेपी अपने अपने दावे कर रही है। आम आदमी पार्टी भी संगठन के गठन को लेकर दम भर रही है। ऐसे में चर्चा मिशन 2024 को लेकर हम करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में इन दिनों सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। बीजेपी इतिहास बनाने और तीसरी बार सत्ता में आने का दम भर रही है। सरकारी योजनाओं की रफ्तार बढ़ा दी गई है। नौकरियों से लेकर घोषणा पत्र के वादों को अमली जामा पहनाने पर फोकस है। तो वहीं सीएम मनोहर लाल जनसंवाद कर रहे हैं। सभी जिलों में जा रही हैं। पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर संगठन की मजबूती पर जोर दिया जा रहा है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपने कई दिग्गजों की अगुवाई में सत्ता में आने का दावा कर रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा बड़े बड़े चुनावी वादे कर रहे हैं तो वहीं संगठन की लिस्ट का अभी इंतजार है। इन सबके बीच नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के 4 अलग अलग वर्गों के डिप्टी सीएम के वादे से कांग्रेस के खेमे में हलचल है। आपसी बयानबाजी खुलकर फिर से सामने आ गई है। उधर सरकार में गठबंधन की साथी पार्टी जेजेपी भी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का दम भरते हुए हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के रण में भी एक्टिव हो गई है। तो इनेलो भी परिवर्तन यात्रा के बूते हरियाणा में सत्ता परिवर्तन का दावा करते हुए कैथल की धरती से चुनावी शंखनाद कर चुकी है। वहीं पंजाब की जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी हरियाणा में संगठन तैयार कर दिल्ली मॉडल के साथ सरकार बनाने का दम भर रही है। ऐसे में सभी पार्टियों की दावेदारियों के बीच सवाल ये है कि हरियाणा में मिशन 2024 की तस्वीर क्या होगी। सत्ताधारी गठबंधन क्या चुनाव में भी कायम रहेगा और विपक्षी एकता का दम भर रहे इंडिया गठबंधन का हरियाणा में क्या स्वरूप होगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशपाल बत्रा, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर टीना कर्मवीर, प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र रेहडू, प्रवक्ता इनेलो, प्रियदर्शनी सिंह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी स्टूडियो में है। राजेंद्र जादून, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सभी का। शुरुआत बत्रा जी आपसे, कितने आश्वस्त हैं 2024 को लेकर? 2024 में हैट्रिक लगना तय है। माननीय मुख्यमंत्री जी कि जिस तरीके के कार्य हरियाणा के अंदर निष्पक्ष होके हर वर्ग के लिए कर रहे हैं, तो 100% ये निश्चित है कि तीसरी बार सरकार बीजेपी की आएगी। और जो 1 साल का कार्यकाल रह गया और कुछ मुद्दे अगर रह गए हैं, उनकी भी कोशिश की जाएगी जल्दी से जल्दी उनको कंप्लीट करने की। क्या उपलब्धि आपको ऐसी लगती है कि जनता एक बार फिर से आप लोगों को वोट दे या फिर वोट दे सकती है? देखिए, सबसे पहला हरियाणा के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है कि करप्शन के नाम पे चोट मारी गई है। अगर कोई भी अधिकारी, कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, आप कितने आईएएसओ को देखते हैं, उनकी अरेस्ट भी हो गए हैं, किसी की इंक्वायरी भी चल रही है। अगर किसी की शिकायत प्राप्त हुई है, अगर वो शिकायत जायज है तो उस पर कार्रवाई जरूर हुई है, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो, चाहे कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। पहली वाली सरकारों के अंदर आप कुछ भी करते रहो, शिकायत करते रहो, आम नागरिक करता रहे, कोई कुछ नहीं सुनता था। ये पहली बार ऐसा हुआ कि ये CCC का जो नारा लगा था, क्राइम करप्शन और कास्ट पे जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने चोट मारी है, उसका ये एक रिजल्ट है। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे दूसरे मामले हो, निष्पक्ष होके सभी विधानसभाओं के लिए इक्वलेंट काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उसी का नतीजा है कि आने वाला जो इलेक्शन है और तीसरी बार ये सरकार बनेगी। टीना जी हैट्रिक का दावा कर रहे हैं, बत्रा जी आप लोग भी दम भरते हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस सत्ता में आ रही है, लेकिन गुटबाजी एक बहुत बड़ी चुनौती है, मानेंगे? मैं हरियाणा के संदर्भ में अगर बातचीत की जाए तो कल की बजाय आज चुनाव करवा लीजिए। हरियाणा में माहौल इस समय देखिए कांग्रेस पार्टी का है, और मैं ये सिर्फ हरियाणा में ही माहौल नहीं कह रही, पूरे देश के अंदर। चाहे आप देखेंगे इस समय मध्य प्रदेश के चुनाव होने वाले, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, जहां जहां विधानसभा के चुनाव है वहां पूरी तरीके से आश्वस्त है। क्योंकि हमने जो इससे पहले भी अगर हरियाणा के संदर्भ में बात की जाए तो हमने एक दशक पहले सरकार चलाई है, और आज वर्तमान सरकार की बात कर लीजिए, जहां हमने 2.9 पर बेरोजगारी दर छोड़ा था, आज 9% हो गया। और ये डाटा हम नहीं दे रहे हैं,
ये सरकार, केंद्र सरकार ये डाटा दे रही है। तो इससे साफ तौर पर दिख रहा है कि प्रदेश के अंदर लगातार युवाओं के अंदर रोष है। इस समय चाहते क्या है, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है चुनाव हो जाए और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की वापसी हो। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप देखिए अभी 2019 के अंदर एक पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली। उसमें आप देखेंगे कि कितने लोग जो है 18 लोग जो है बाहर से लिए गए। तो इससे साफ तौर पर दिख रहा है हरियाणा के अंदर लगातार बाहरी लोगों को भर्ती की जा रही है। वैसे तो भर्ती होती नहीं है, आप कौशल निगम के तहत लगातार, जिसे हम शोषण निगम कहते हैं, उसके जरिए जानबूझकर जो है स्थायी नौकरियां नहीं दी जा रही है। लेकिन एक दो नौकरियां जैसे एसडीओ की या एचपीएससी के थ्रू जो भर्तियां हो रही है उसमें भी लगातार बाहरी लोगों को भरा जा रहा है और जो आपके स्थानीय युवा है उनको बाहर दर दर भटकना पड़ रहा है। तो इससे युवाओं में खासतौर पर बहुत रोष है और किसानों पर आपने देखा किस तरीके से इस सरकार ने लाठी डंडे चलाने का काम किया है। किसान बहुत रोष में है इस समय। किसान इस तरीके से है कि जितना जल्दी हो हालांकि सके ठीक है, कांग्रेस की वापसी हो जाए, आप जब कहते हैं कि नौकरी नहीं दी, आप लोग अगर चुनावी मुद्दे के तौर पर इसे भुनाना चाहेंगे या फिर कोशिश कर रहे हैं, तो सरकार तो कहती है कि हमने सबसे अधिक सरकारी नौकरी दी है। अब तक हरियाणा गठन के बाद हरियाणा सरकार ने सर्वाधिक नौकरी दी है। अच्छा, नौकरियां किस पे दी है? आप कच्ची नौकरियों को स्थायी नौकरियां कह देंगे? ये स्थायी नौकरियों की बात कर रहे हैं। करीब 1,10,000 सरकारी नौकरियां दी गई हैं। नहीं, कोई कौशल निगम में 2 लाख तो खाली है, 2 लाख तो खाली है। इसका कौन हर्जाना भरेगा? कि ये कौन बताएगा कि इस सरकार के अंदर 2 लाख भर्तियां खाली है? और किसी भी विभाग को आप उठाकर देख लीजिए, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, किसी में भी नौकरियां नहीं है। और नौकरियां क्यों नहीं है? क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से कच्ची नौकरियां पहले डीसी रेट पे, फिर ये कौशल निगम क्या लेकर आए हैं, तो इन्होंने हरियाणा प्रदेश की हालत इस कदर खराब कर दी है कि जो प्रदेश नंबर 1 था आय में, निवेश में और रोजगार में, वहां आज देखिए बेरोजगारी दर नंबर 1 है। आप बच्चा ये कहता है कि हमारे पास नौकरियां नहीं है, जहां जाएंगे और कांग्रेस की वापसी है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने कम से कम नौकरियां दी। सब आप ये देखिए, अगर और तमाम वर्ग की बात कर ली जाए, दलित वर्ग की बात कर ली जाए, यहाँ एससी कमीशन किया, किसने भंग कर दिया? ये किया भारतीय जनता पार्टी ने। और मैं आपको बताती हूँ 11,000 जो है हमने सफाई कर्मचारी लगाए, मानदेय देने पर भटक रहे वो लोग। आप ये देखिए आशा वर्कर लगातार इस प्रदेश के अंदर आंदोलन कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, और कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है जो कि आप जब विश्वविद्यालय के अंदर जाकर देखेंगे लगातार भर्तियां खाली हैं और इंतजार कर रही है कि कोई ऐसी सरकार आए जो उनको स्थायी नौकरियां दे। और ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब हमारे पास लगातार लोग आ रहे हैं, आप सोचिए हमारी पार्टी से 30 से अधिक लोग, बहुत बड़ी बात है ये कि किसी पार्टी के अंदर 30 से अधिक लोग जो है पूर्व मंत्री या विधायक जो है हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और अगर मैं रैली की बात करूं, जहां हम लोग प्रचार कर रहे हैं, देखिए लाखों लोग हुजूम आ रहे हैं। इससे साफ तौर पर दिख रहा है कि हरियाणा के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सरकार, वो है कांग्रेस की सरकार। और वोट, हम बार बार ये बात क्यों इतनी गारंटी से, श्योरिटी से कह रहे हैं कि कल की बजाय आज चुनाव करवा लीजिए और हरियाणा के अंदर तो कांग्रेस की वापसी है। जी, तो जीत को लेकर आश्वस्त हैं रेणु साहब। कांग्रेस कहती है कि आज भी अगर चुनाव हो जाते हैं तो हम ऐसी स्थिति में हैं, हम अकेले सरकार बनाने की स्थिति में हैं, सक्षम हैं हम। और वो इसलिए क्योंकि जनता परेशान हो चुकी है वर्तमान सरकार से। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर कांग्रेस जनता के बीच जा रही है, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े भ्रम में है और इन्होंने इतना बड़ा भ्रम पाल लिया है कि इन्होंने मंत्रालय भी बांटने शुरू कर दिए हैं। ज्योति जी, 2016 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का विभाजन हुआ और विभाजन के कारण जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी काफी कमजोर हो गई थी, इसमें कोई संदेह नहीं। लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचा, अब जाएं तो जाएं कहां? अदरवाइज तो कांग्रेस के 31 एमएलए आने ही नहीं थे, लेकिन ऑप्शनल देखा गया कि इनेलो कमजोर हो गई है विभाजन के कारण, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को वोट दे करके 31 एमएलए इनके जितवाने का काम किया था। वो एक सौभाग्य इनको प्राप्त हो गया कि इनेलो में फूट पड़ी तो इनके 30 एमएलए बन गए। और वो इन 31 एमएलए जो बने, जो 30 रह गए हैं, उनको लेकर के इनको इतना भ्रम पैदा हो गया है कि जैसे ये पता नहीं कितना बड़ा इन्होंने सफलता हासिल की गई, लेकिन ये परिस्थितियों को इग्नोर कर रहे हैं, जबकि परिस्थितियों को समझ करके इनको चलना चाहिए। लेकिन चलो, जैसे भी बिल्ली के भागे छिक्का टूटा और इनको जो ना 31 सीटें मिली और जनता को ये भरोसा हुआ कि चलो एक मजबूत विपक्ष बन गया और विपक्ष का काम करेंगे।
इन्होंने एक भी विपक्ष का काम नहीं करा। आप देख लीजिए 9 साल में 9.5 साल हो गए, कभी किसी चौराहे पर, कभी किसी सड़क पर कोई धरना प्रदर्शन, जनता की आवाज उठाने का काम किया हो तो 10 एमएलए इकट्ठे होते हैं और गवर्नर महोदय को ज्ञापन दे करके आ जाते हैं और सरकार को बिल्कुल खुला छोड़ने का काम किया है। किसी प्रकार के कानून बनाओ, किसी प्रकार की नीतियां बनाओ, किसी प्रकार से जनता को तंग करने का काम क्यों करो। जो बिल्ली के भागे इनका छिक्का टूट करके विपक्ष बना था, विपक्ष का कोई भी काम इन्होंने नहीं किया। जनता इसको देख रही है। विपक्ष का यदि कोई काम करने का काम किया तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने करने का काम किया था। अगली बात हुड्डा साहब की देख लीजिए, जिस प्रकार से, देखो एक बड़ी समझने वाली बात है, टीना बहन आप भी समझना इसको, जिस प्रकार से हुड्डा साहब न अपने प्रभारी का कहने में चलते हैं, न हाईकमान के कहने में चलते हैं और न ही हरियाणा कांग्रेस को इकट्ठा करके चलने का काम कर रहे हैं। तो इससे मुझे तो ये बिल्कुल स्पष्ट लगता है, मुझे नहीं लगता पूरा हरियाणा प्रदेश इस बात को चर्चा में लिए हुए है कि हुड्डा साहब सब कुछ बीजेपी के इशारे पर चल रहे हैं, इसीलिए वो विपक्ष गठबंधन नहीं बनने देते, इसीलिए वो हरियाणा कांग्रेस को एकजुट नहीं होने देते और इसीलिए वो अपनी मनमानी चलाते हैं। जब इनके प्रभारी भी ये कहते हैं कि ये फैसला ले लिया, मुझे तो पता नहीं भाई, कौन सी कमेटी बना दी मुझे पता नहीं है, और कौन से उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं इसका भी मुझे पता नहीं है। और तो अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है ज्योति जी कि इनके जो जहाँ प्रभारी ने मना किया वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने भी मना कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष भी बार बार कहता है कि नहीं, उप मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, किस समुदाय से बनेगा वो पार्टी हाईकमान फैसला करेगी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक एक वर्ग के जो है ना चारों के चारों गिनवा रहे कि नहीं ये बनेंगे, यानी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को भी दरकिनार करने का काम कर दिया। उधर पार्टी अध्यक्ष जो है ना हुड्डा साहब के बयान को खंडन कर रहा। आखिरकार ये किस मतलब मजबूती से कैसे ये कह सकते हैं, किस आधार पर ये कह सकते हैं कि लोग इनकी सरकार को देखना चाहते हैं। इनका आपस में झगड़ा है, आपस में फूट है, हाईकमान से नहीं बनती। प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष की बिगड़नी शुरू हो चुकी है, पहले ही इतनी बड़ी फूट थी और जो विपक्ष की भूमिका प्रदेश ने देने का काम किया था उस पर ये खरा नहीं उतरे। तो इसलिए इनको तो ये भूल जाना चाहिए। जिस प्रकार से अभय सिंह जी चौटाला ने दोबारा से मजबूती से पार्टी को खड़ा करने का काम किया, संघर्ष किया, दिन रात संघर्ष किया, लगातार 7-7 महीने 5-5 हजार किलोमीटर का पैदल सफर करने का काम किया। अब जनता में ये सहानुभूति बन गई है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही प्रदेश का भला कर सकती है, इसलिए इन्हीं लोगों की सरकार बनेगी। दूसरी भाजपा की यदि मैं बात करूं, अभी हमारे साथी ने काम गिनाए, मैं इन्हीं के कामों की बात करता हूं। इन्होंने कहा कि हमने क्राइम को कुचलने का काम किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के एनएसओ ऑफिस ने ये जो ना रिकॉर्ड बताया कि हरियाणा प्रदेश सबसे असुरक्षित प्रदेश है। एसपीआई का जो डाटा आया था उसके अनुसार सबसे असुरक्षित हरियाणा प्रदेश स्वयं बीजेपी पार्टी के कार्यालय से और प्रधानमंत्री कार्यालय से ये बात आने का काम किया। करप्शन में सबसे नंबर 1 है। हर रोज इनके नेता, इनके जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको ये गिरफ्तार करते हैं। आखिर ये डेली नए नए आ कहां से रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, इनके ऊपर कोई जो है ना ऐसे दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती, कारपेट के नीचे छुपाते हैं, हम कार्रवाई नहीं होती, हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रहे हैं। और आप लोग बार बार जब ये कहते हैं कि बड़ी मछलियां बचा ली जाती है, अब तो बड़ी मछलियों पर भी गाज गिर रही है, अब तो बड़ी मछलियों को भी नहीं बचाया जा रहा। रेड्डू साहब, क्या इसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए? ज्योति जी, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। हरियाणा प्रदेश में पहले से 10 गुना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है। जहां आदमी 100 रुपए दे करके काम करवा लिया करता था, छोटा मोटा भ्रष्टाचार जो कांग्रेस में भी खूब था, लेकिन कांग्रेस में और इसमें डिफरेंस ही आ गया। उस समय जो 100 रुपए में काम होता था, आज वो 1000 रुपए में काम होता। 10 गुना भ्रष्टाचार। ग्राउंड रिपोर्ट आप लीजिए, आप तो ग्राउंड रिपोर्ट के एक्सपर्ट हो, आप जाइए ऑफिसों में और वहां पता करिए और जो ना आपको पता लगेगा 10 गुना ज्यादा क्राइम बढ़ाओ। ये हर रोज पकड़ रहे हैं। अरे भाई 100 में से 2 को पकड़ लिया आपने, 98 को कौन पकड़ेगा? वो तो भ्रष्टाचार मचा ही रहे हैं। और इसके बाद ये कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना हमने बड़ा खड़ा कर दिया। आपने बहुत विस्तार से बात कही, कांग्रेस को लेकर भी, अपनी पार्टी को लेकर भी, सरकार को कारखाने लगाए हैं, बताइए सारी कितनी सड़कें बनाने का काम किया है। अगली जवाब बताइएगा। बुरा हाल हो रखा है, ठीक है। पूरा हरियाणा प्रदेश त्राहिमाम कर रहा है। और बेरोजगारी में भी, एक 5 सेकंड और लेता हूं ज्योति जी, बेरोजगारी में सीएमआई की रिपोर्ट तो ये मानते नहीं, चलो
35% दिखाती है सीएमआई। तो अब तो पीएमओ ऑफिस ने भी कह दिया कि हरियाणा बेरोजगारी में अव्वल है, बिल्कुल 9% पर बेरोजगारी, जो प्रधानमंत्री ऑफिस कार्यालय भी कहता है। तो कैसे ये, और जिस प्रकार से, और बहुत सारी बातें मैं बताऊं तो आप जो ना टाइम नहीं दे पाओगे इतना मेरे को। आपको ऑलरेडी बहुत टाइम दे दिया है सर। व्यापारियों का, चलिए आम आदमी पार्टी को हम चर्चा में जोड़ लें। कर्मचारियों का था, सफाई कर्मचारियों का, सभी को पीटने का काम भी किया है। प्रियदर्शनी जी। जी जी जी। हरियाणा, हालांकि हरियाणा का वोटर इस मिजाज का है कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट या प्रयोग नहीं करते हैं जी। तो आपकी पार्टी को क्यों ये लगता है कि मौका यहाँ पर दिया जाएगा आप लोगों को? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा मौका देने का सबसे बड़ा जो कारण मुझे लगता है कि इन्होंने कहते हैं ना कि सारे द्वार देख लिए प्रभु न मिले कोई। तो जनता ने ये सारे द्वार देख लिए हैं, यहाँ पे इन सबको ट्राई कर लिया है और इन्होंने जनता के साथ सिर्फ छलावा किया है, दिखावा किया है, बतौले दिए हैं, बातें की हैं। और यहाँ पे मैं किसी एक पार्टी का नहीं नाम ले रही हूँ, यहाँ पे सारी पार्टियों के नाम ले रही हूँ। जहां तक मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो एचएसपीसी की परीक्षाएं अभी जो हुई हैं उसमें 61 लोगों का चयन हुआ है। इसको हेरा फेरी सर्विस कमीशन बोला जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आप इस पब्लिक कमीशन में देखिए कि जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं या पिछड़ा वर्ग जो है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, आप देखेंगे कि उसमें जो पद हैं वो खाली छोड़ दिए गए हैं। इसका मतलब कि आपकी मंशा क्या है, कि आपकी मंशा यही है कि आप नौकरियां अपने हिसाब से धांधली करेंगे और उसके बाद इनका चयन करेंगे। जहां पे आपको दाम ज्यादा मिलेगा उस दाम पे आप नौकरियां बेच देंगे। तो यानी कि जो बात सच है कि सीएमआई की रिपोर्ट, पीएमओ की रिपोर्ट की हमारे यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पे है, हरियाणा पे नंबर 1 पे है हम अनएम्प्लॉयमेंट पे, तो आपने ये जब चयन किए तो आपने कैसे छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्या कारण है? इसका जवाब इनके पास कोई नहीं है। अब आते हैं, हम ज्यादा दूर जाने की बात नहीं करें, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बड़े ध्यान से सुन रही थी और मुझे बड़ी हास्यास्पद बात लग रही थी, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं यशपाल बत्रा जी, वो यहाँ पे संवैधानिक पद पे हैं और इनको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा कि अगर एमसीजी में भी प्रवक्ता नहीं है लेकिन अभी प्रवक्ता बन के आए हैं, तो संवैधानिक पद पे हैं और इनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि अगर एमसीजी में कोई काम करवाना होता है तो किस तरीके से धांधली चलती है। एक बर्थ सर्टिफिकेट निकालने के लिए भी उसकी एक कीमत है। तो क्या खट्टर साहब ने यही अच्छे दिन दिखाने के लिए यहाँ पे सरकार बनाई है? और ये अच्छे दिन इनके ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे, क्योंकि ये अच्छे दिन जनता के नहीं चल रहे हैं। ऐसा कुछ है तो आप लोग शिकायत दीजिए ना, या कोई एविडेंस दीजिए। शिकायत करते हैं, बिल्कुल करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। सरकार कहती है कि अगर कोई करप्शन हो भी रहा है तो कहाँ सुनवाई नहीं हो रही है? सीएमओ ऑफिस में ज्योति जी, आप जो एलिगेशन लगा रही है तो कोई होगा आपके पास कोई एविडेंस? बिल्कुल है, बिल्कुल है, प्रमाण है, वीडियोज है, चीजें हैं। कार्रवाई के लिए हम कहेंगे। अच्छा ये बताइए ज्योति जी कि ये तो छुपा हुआ नहीं है ना कि जब मुख्यमंत्री जी से नौकरी मांगी जाती है तो किस तरीके से वो कार्यकर्ताओं को पीट देते हैं, लोगों को पीट देते हैं, जनता को पीट रहे हैं। मुख्यमंत्री कब कार्यकर्ताओं को पीट देते हैं? मुख्यमंत्री से अगर नौकरी मांगी जाए तो लहूलुहान करते हैं, वो धमकी देते हैं, धमकी देते हैं। मैं बहुत, यशपाल जी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके आई हूँ, मुझे मेरी तैयारी के बारे में मत बताइए, लेकिन यशपाल जी इस बात का आपको जवाब देना ही होगा कि मुख्यमंत्री जी जब अपनी जनसभा करते हैं, जो कि पीआर एक्टिविटी है उनकी, उस पीआर एक्टिविटी में वो क्यों इस तरीके से धमकी देते हैं कि मेरे सिक्योरिटी गार्ड रखें, जरा ध्यान से बात करना, अगर बात नहीं करोगे तो तुम्हें बाहर फेंक देंगे? क्यों? जनता का अधिकार नहीं है उनसे सवाल पूछने का? अभी कह रहे हो एमसीजी में बर्थ सर्टिफिकेट के नाम के पैसे लिए जाते हैं। बिल्कुल लिए जाते हैं, बिल्कुल लिए जाते हैं, बिल्कुल लिए जाते हैं। आप चलिए एमसीजी, आप और मैं एक ही जिले से आते हैं यशपाल बत्रा जी, और यकीन मानिए कि जिस तरीके से धांधली हो रखी है, क्योंकि आप एमसीजी को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए मैं नहीं बोला, अगर हम वाकई पूरे जिस जिले में हम दोनों आते हैं, अगर उस पूरे जिले की बात करें तो पूरा जिला ही नहीं, हरियाणा डूब रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, आंगनवाड़ी की महिलाएं, चाहे किसी वर्ग को आप देख लीजिए, एक वर्ग बता दीजिए जिस वर्ग में हरियाणा सरकार ने ऐसा काम किया हो जिसको हम बोले कि ये उपलब्धि इन्होंने की है। क्यों नहीं उपलब्धि कर पाए? आपके पास 9 साल थे, 9 साल। और जहां तक पहचान पत्र का मुद्दा, जिसको मैं बार बार उठाती हूँ, हर बार उठाती हूँ, पहचान पत्र का मुद्दा सबसे बड़ी धांधली है और इसमें यकीन मानिए, बुरा मत मानिएगा बत्रा जी, इसमें पार्षद ही इस धांधली में पूर्ण रूप से हैं। तो ये अगर पहचान पत्र हरियाणा का सबसे बड़ा स्कैम कहा जाएगा बत्रा साहब, ये सबसे बड़ा स्कैम कहा जाएगा। मेरी
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हरियाणा के चैनल में बैठे हैं तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप पहले घर से पूरी तैयारी करके आए। मेरी तैयारी की आप फिक्र मत करिए, आप अपनी तैयारी करिए, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको तैयारी दिखाती हूँ। आप इस तरीके से डिफेम नहीं कर सकते। आप मेरे सवालों के जवाब दीजिए, आप ये बताइए, एक एक करके सारे जवाब दीजिए। आपके पास कोई जवाब नहीं है। अगर मैं आपसे कोई भी सवाल पूछूंगी, आपके पास कोई जवाब नहीं है बत्रा साहब। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मैं आपका झूठ नहीं सुनूंगी बत्रा साहब। मैं जनता को बरगलाने वाले झूठ नहीं सुनूंगी। मैं यहाँ पे मैं सच्चाई सुनूंगी। क्यों खट्टर साहब से जब भी नौकरियां मांगी जाती हैं तो चंद्रयान में ले जाने की बात कर रहे हैं? ये तो मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है ना, ये तो वीडियो पूरी वायरल हुई है। ये हकीकत है या नहीं है, ये बताइए, ये हकीकत है या नहीं है बत्रा साहब? नहीं, इस बात को लेकर देखिए, तो मैं आपको जवाब नहीं, इसको लेकर सीएम साहब उस महिला से बात कर चुके हैं कि वो केवल एक नहीं बहुत मजाकिया अंदाज में था, मजाक बनाने वो मजाकिया अंदाज में, नहीं ज्योति जी, हमें हल्के फुल्के अंदाज में सीएम साहब ने कहा था। नहीं मजाक, ये पूरी सरकारी मजाक बन गया। अनिल विज जी के पास एक सीएम साहब ने उस महिला से फोन पर बात करके ये क्लियर कर दिया है। तो अगर आप लोगों को उस बात की चंद्रयान वाली बात का पता है तो उसके बाद की अपडेट भी आप लोगों के पास होनी चाहिए। नहीं अपडेट, अब सुनिए, इनके जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री अनिल विज जी के पास एक मंडली है, भजन मंडली, और उसमें वो गाना गा रहे हैं। यहाँ पे आप एक इतने बड़े पद पे हैं, हरियाणा डूब रहा है, बेरोजगारी, ये 50 समस्याएं, ऐसा कोई वर्ग नहीं जो जमीन पे नहीं उठाए, और ये गाना गा रहे हैं रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता भैया। आप ये बताइए, भजन मंडली गाने का समय है? जेलों में जाके तो नहीं कर रहे, आपके तो सारे जेलों में तो आप लोगों ने बत्रा जी हमें भेजा है, क्योंकि जब हम आपसे सही सवाल पूछते तब आप उसका जवाब नहीं दे पाते। संविधान के रूप में, संविधान के तरीके से, मुझे तो हंसी आ रही थी कि जिस तरीके से आप लोग इजराइल पे दुख दिखा रहे हैं, काश उतना दुख आप मणिपुर पे दिखाते तो कम से कम प्रधानमंत्री कुछ तो 2 आंसू तो निकालते, क्योंकि मणिपुर देश का हिस्सा है बत्रा साहब, इजराइल देश का हिस्सा नहीं है। भारत का अभिन्न अंग जो है आज भी मणिपुर है। आप कहाँ ले जा रही है डिबेट? मैं डिबेट वहीं ले जा रही हूँ। बत्रा साहब ये ना बोले कौन कहाँ जा रहा है। जादौन जी को चर्चा में जोड़ते हैं। और क्योंकि आप एक हरियाणा के एक चैनल बत्रा जी, काउंटर तो आप भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तथ्यों के साथ, तैयारी आप भी करके आया करें सर। आप सुनने के लिए तैयार नहीं है वो। बिल्कुल तैयार हूँ मैं, लेकिन आप गलत बात बोलेंगे तो थोड़ी। अच्छा एक बात बताइए, 3,60,000 आप एक सवाल पूछती हैं, कोई उस पर उत्तर देना चाहता है कि आप दूसरे सवाल पर निकल जवाब ऐसे नहीं मैडम, ऐसे नहीं हो पाएगा ना, ऐसे नहीं हो पाएगा। आप शांत रहिए, मैं आपको एक एक करके मैंने नोट कर रखे हैं। चलिए बत्रा जी आप उत्तर दीजिए, उसके बाद जादौन जी को मैं चर्चा में जोड़ती हूँ, बोलिए। देखिए, परिवार पहचान पत्र, आप कह रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र के अंदर पार्षदों का बहुत बड़ा रोल है। पहले तो आप इसको करेक्ट कीजिए कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत सभी एक आदमी का परिवार पहचान पत्र। गवर्नमेंट किसकी है बत्रा साहब? गवर्नमेंट किसकी है? हरियाणा में सरकार किसकी है? आप ही की है ना? बीजेपी की सरकार एग्जैक्टली, और बीजेपी सरकार ही ये कार्य कर रही है। आपको मालूम है? और ये कोई ऐसी नहीं कि मैं कोई, आपको पता है बत्रा साहब, परिवार पहचान पत्र के बेनिफिट क्या है? बत्रा साहब आप लोगों ने एक विधवा महिला को, और ये मेरे ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई बातें, ये मेरे सामने की देखी बातें हैं कि वहां पे जब एसडीएम ऑफिस के पास ये महिलाएं जब धरने पे बैठी थी, उनसे बाकायदा मेरी बात हुई है और उन्होंने ये बात बोली है कि एक विधवा महिला, जिसके पेपर मैंने खुद देखे हैं, अगर आपको चाहिए मैं आपको भिजवा दूंगी कल, लेकिन वो महिला विधवा महिला है और आपने उसकी इनकम बता रखी है 4.5 लाख दुरुस्त किए जाने का ऑप्शन है कि अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप बताएं। कोई कमाई है ना उसके पास, अगर कोई खामी है, कोई तकनीकी खामी है, कोई मैनुअल, कोई किसी भी तरह की अगर कोई खामी है उसको दुरुस्त किए जाने का खामी हो ज्योति जी तो समझ में आता है। बहुत सारी चीजें ठीक की गई है खामी और सरकार, ठीक है। जादौन जी, वर्तमान स्थिति में कांग्रेस तो ये कह रही है कि आधी इलेक्शन हो जाए तो हम बहुमत से सरकार बना रहे हैं, इनेलो परिवर्तन का दावा कर रही है। आम आदमी पार्टी कहती है कि नया विकल्प जनता के सामने है, तो बीजेपी का दावा है हैट्रिक लगाने वाले हैं। आप कैसे देख रहे हैं सारी पार्टियों के दावों को? हेलो जी सर, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी। अब वो भारतीय जनता पार्टी का तो दावा है कि हमने जो नए सिस्टम लेकर आए और लोगों को जो राहत दिए, बगैर पर्ची खर्ची के नौकरियां दिए, लोगों के काम जो है घर बैठे करवाने के लिए जो हमने ऑनलाइन सिस्टम विकसित किए हैं,
तो इसका लाभ हमें मिलेगा। और हमने जो विकास कार्य किए हैं, तमाम तरह के जो विकास कार्य, कई आयाम, जो मेडिकल कॉलेज खोलने के हैं, कुछ और जो है महिला कॉलेज, महिला थाने, महिलाओं को राहत, महिला अपराधों में नियंत्रण, हमने तमाम तरह के जो विकास कार्य किए, निवेश बढ़ाया है। तो उसको देखते हुए हमारी तैयारी है और हम जो है सत्ता के प्रबल दावेदार हैं। हम तीसरी पारी जो है सफलतापूर्वक हासिल करने के लिए तैयार है। लेकिन अब कांग्रेस भी बराबर से खड़ी हुई है, उनके भी अपने दावे हैं कि लोगों की तमाम समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। ये पोर्टल सिस्टम है, इससे लोग परेशान हैं। परिवार पहचान पत्र परेशानी पत्र बन गया है, तो हाँ, परेशानी पत्र बन गया है। तो इस तरह के अपने अपने दावे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड लेवल पर बहुत मजबूती के साथ तैयारी है। हाँ। और कांग्रेस उसके मुकाबले में काफी कमजोर साबित हो रही है। अभी तक भी जो है चुनाव लगातार नजदीक आते जा रहे हैं, जिला अध्यक्षों की कोई नियुक्ति नहीं हो पा रही, कोई फैसला नहीं हो पा रहा। अभी कहीं ना कहीं जो है आपसी खींचतान में ही मुद्दा अटका हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा जी लगातार जो है सोशल इंजीनियरिंग में लगे हुए हैं। अब हाईकमान का क्या रुख है वो तो अलग बात है। उन्होंने पहले एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री बनाने की बात की थी, अब 4 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर दी। और उनके जो विरोधी पार्टी के नेता हैं, उन्हीं की पार्टी के जो उनके विरोधी नेता हैं, उनका कहना है कि ये तो हाईकमान की तरफ से अप्रूव नहीं है, हाईकमान ही तय करेगा मुख्यमंत्री कौन होगा और उप मुख्यमंत्री की जरूरत कितनी है, तो ये भी हाईकमान को फैसला करना। तो अब ये है कि दोनों तरफ जो है अलग अलग तरह की जो है तैयारियां हैं। और अभी जो तैयारी के हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। और उसके मुकाबले कांग्रेस अब चुनाव आने तक क्या कर पाती है देखने की बात होगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं। मुख्यमंत्री जी के जनसंवाद कार्यक्रम भी चल रहे हैं और उनका ये दावा है कि लोग बड़े संतुष्ट हैं। उनके सामने जो समस्याएं आ रही है जनसंवाद में भी, तो उनका भी समाधान करवाया जा रहा है। तो अब ये जो तरीका भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है, देखते हैं उसमें उसको कितनी सफलता मिल पाती। जी बत्रा जी, देखिए तैयारी में हम सरकार के लिहाज से बात करें तो सीएम साहब लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। संगठन के लिहाज से आप लोग पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। लेकिन आपका जो वोटर है और इसके अलावा वो वोटर जो कि सरकार के कामकाज से संतुष्ट है, वो अभी डाउट में है कि क्या बीजेपी अकेले मैदान में होगी, क्या जेजेपी के साथ गठबंधन चुनावी गठबंधन में तब्दील होगा। तो ये अभी संशय की स्थिति है। देखिए ज्योति जी, ये हमारे सीनियर नेताओं का विषय है कि अलायंस में रहना है या बिना अलायंस के काम करना है। ये विषय अभी आगे आने वाले समय के अंदर क्लियर हो जाएगा। लेकिन बीजेपी इतनी मजबूत है, जैसे अभी हमारे जो प्रवक्ता एक बैठे हैं भाई हमारे, वो बोल रहे थे कि ग्राउंड पे भी और पब्लिक में भी बीजेपी मजबूत है। और रही बात कांग्रेस सरकार की, जैसे कांग्रेस सरकार कांग्रेस के अंदर कांग्रेस संगठन 2014 से नहीं कर पाए, आज तक संगठन नहीं खड़ा हो पाया। इनसे बातें करना, उनकी बड़ी बड़ी बातें करना, चलो एक अलग विषय है, क्योंकि कोई भी पार्टी ये कभी नहीं मानती कि मैं इलेक्शन हार रही हूँ या इलेक्शन के अंदर मेरा कोई वजूद नहीं बचा। सबका अपनी अपनी इच्छाएं हैं अपने तरीके से बात करने की। जैसे अभी इन्होंने प्रवक्ता इतनी बड़ी बात कह रहे थे, मुझे तो बड़ी अच्छी एक कहावत याद आ गई, चोर उल्टा कोतवाल को डांटे। इनके समय के अंदर, इनके राज के अंदर आपको पता था किस तरीके के गुंडा टैक्स लगा करते थे। और आज ये लोग क्या कह रहे हैं कि पोर्टल गलत है, दूसरी बातें गलत हैं, तीसरी गलत है, भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर तो ये टैक्स जब लगते थे, ये जब भी टैक्स लगते थे, आप लोग छोटी पार्टी के नाते ही सही, आप लोग सत्ता में इनके साथ बैठते थे, देखिए गठबंधन में थे आप लोग। समय हमेशा परिवर्तन मांगता है। तो समय उस समय आपको ठीक लग रहे थे इन्हें जो भी कर रहे थे, अब आप लोग इनके साथ नहीं है क्योंकि इनके बुरे हालात में अभी तो आप लोग इनमें खामियां निकाल रहे हैं। देखिए खामियां नहीं निकाल रहे, बातें जो उस समय की रही हैं, जो उस समय के अंदर जैसा कार्यकाल रहा उसकी चर्चा हो रही है और उसके अकॉर्डिंगली आगे क्या अच्छा हुआ उसके अकॉर्डिंगली बताया जा रहा है सारी बातें। अब रही आप प्रवक्ता की बात, मेरी आप प्रवक्ता और इनकी पूरी पार्टी से आप बिल्कुल सब सच बोल रहे होंगे, ये बात मान लेते हैं हम। मेरी एक ही बात का विषय आपका जवाब दे दें, क्या आप SYL मुद्दे पे हरियाणा का जो हक है जिसके अंदर आप बैठे हैं, जिस पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, हरियाणा से आप प्रवक्ता हैं, क्या आप अपनी सरकार को, अपने केजरीवाल जी को ये कहेंगे कि SYL का जो एक मुद्दा हरियाणा गवर्नमेंट का है, SYL के मुद्दे पे बत्रा साहब मैं इसका जवाब दे देती हूँ आपको, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको जवाब दे देती हूँ। SYL के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया होगा, आई एम श्योर आप भी पढ़े लिखे हैं, आपने पढ़ा होगा।
SYL के मुद्दे पे बत्रा साहब, SYL के मुद्दे पे सुनिए धैर्य रखिए, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। SYL के मुद्दे पे बत्रा साहब सुनने का पेशेंस रखिए। बत्रा साहब मैं आपको जवाब दे रही हूँ, सुनिए धैर्य रखिए। फिर आप सुन ही नहीं रहे हैं, आप जवाब ही नहीं सुनना चाहते क्योंकि आपको मालूम है कि मैं जवाब सही दूंगी। बत्रा साहब आपको पता है कि मैं जवाब सही दूंगी, आप जवाब सुनना नहीं चाहते। अब सुनिए, SYL के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है बत्रा साहब, जिसको आपने भी आई एम श्योर पढ़ा होगा, आपके पार्टी के उच्च नेताओं ने भी पढ़ा होगा, जिसमें साफ लिखा है उस वर्डिक्ट में कि प्रधानमंत्री दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाएं और फैसला दें। अब हमने तो मना नहीं किया कि हम नहीं आना चाहते, यहाँ तक कि फैसला देने को नहीं कहा है। अगर ये बोला है कि इंटरफेयर करें प्रधानमंत्री इंटरफेयर करें, फैसला तो अदालत दे चुकी है, फैसला प्रधानमंत्री इस देश के पिता समान होते हैं और कोई भी प्रदेश, ये अदालत ने कहा है, ये अदालत ने कहा है पिता समान होते हैं। पिता समान ही तो फैक्ट है, अदालत ने ये कहा है मुख्यमंत्री को बुलाए प्रधानमंत्री। स्टेटमेंट है मैडम, आप सोचिए क्या होता है। अदालत के मामले में क्या हाइपोथेटिकल होगा? अदालत ने जो कहा है वो कहा है, जो नहीं कहा वो नहीं कहा। बोल सकती है कि एक माँ क्या अपने बच्चे को बता सकती है कि नहीं मुझे ये बच्चा पसंद है, ये बच्चा नहीं पसंद? बेसिकली क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, माफ करिएगा अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं कि दोनों राज्यों को कैसे लड़ाया जाए। हम तो मना नहीं कर रहे बातचीत के लिए, आप हमें बुला लीजिए, समय स्थान बता दीजिए। हमारे भगवंत मान के साथ हरियाणा के सीएम केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बैठक हो चुकी है। भगवंत मान ये कहते हैं एक बूंद पानी नहीं है। केजरीवाल जी ने, हरियाणा के सीएम कहते हैं आप पानी दे ना दे, नहर निर्माण तो कराएं, नहर निर्माण कराने को तैयार नहीं है। ज्योति जी, केजरीवाल जी ने साफ बोला है कि अगर प्रधानमंत्री के पास सोल्यूशन नहीं है इस चीज का, 15 मिनट का समय दे दें, केजरीवाल जी चले जाएंगे और 15 मिनट में इस चीज का केजरीवाल तो पिछले इलेक्शन से पहले इनकार भी कर रहे थे कि पंजाब के पास बूंद पानी नहीं है। माफ करिएगा, हमारे पार्टी के संयोजक चौथी 5 राजा की कहानी तो आपने सुनी होगी ना यशपाल बत्रा जी, चौथी 5 राजा की कहानी। यकीन मानिए हमारे संयोजक जो है पार्टी के श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो IITN है, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री दिल्ली के पास। आपने कभी सुना है जेल में मुख्यमंत्री जाने वाले हैं? उनकी पूरी कैसे आपको कैसे पता ये बात? आपको कैसे पता? इसका मतलब कि सब संयोजित है। आपको बत्रा जी ये कैसे मालूम कि मुख्यमंत्री जेल पे जाने वाले? इसका मतलब कि सब संयोजित है। ये सब आप लोगों की प्लानिंग है। आप लोग आम आदमी पार्टी से, बत्रा साहब आप लोग आम आदमी पार्टी से डर चुके हैं। ये खौफ बताता है आपका कि सपने में भी खट्टर साहब को सिर्फ आम आदमी पार्टी। चलिए मैं कांग्रेस से सवाल रहेगा मेरा। टीना जी देखिए, हुड्डा साहब बड़े नेता हैं, कोई डाउट नहीं इसमें, लेकिन दूसरे नेता उनके हाथ मजबूत करने की बजाय क्या कहेंगे, टांग खिंचाई में लगे हैं, उनको पीछे खींचने में लगे हैं। वो जो भी कहते हैं उस पर वो घोषणाएं करते हैं तो कहते हैं कांग्रेस की घोषणाएं नहीं है। वो कहते हैं कि 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे तो कहते हैं कि 4 डिप्टी सीएम बनाने का फैसला हाईकमान का फैसला नहीं है। तो जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक कैसे आप लोग दावा करेंगे कि हम जीतेंगे? आपकी कांग्रेस के भीतर ही कई कांग्रेस है। बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से कि जब जनता को ये पता है कि कांग्रेस की वापसी होगी तो उनको पहली कलम से OPS लागू कर दिया जाएगा इस प्रदेश के अंदर। जब उनको पता है कि 3,82,000 जो हमने पहले 200 गज जो जमीन देने का काम किया था, प्लॉट देने का काम किया, वो जब हम सरकार बनाने जाएंगे तो हम वो काम करेंगे। और ये काम हमने करके दिखाए हैं। हमने कर्नाटक में किया, हमने हिमाचल में किया। मेरी बात सुनिए पहले, तो जो काम हम करेंगे वो मैनिफेस्टो में हम डालेंगे, वो हम काम करेंगे। तो जनता को हम पर विश्वास है। जब भी कोई व्यक्ति वोट डालने जाता है, वोटर्स जब अपनी वोट डालता है तो वो ये नहीं देखता कि किसने क्या कहा, किस बड़े नेता ने कहा, किस छोटे नेता, किसी भी कार्यकर्ता ने ये कहा। सवाल यहाँ पर ये है कि प्रदेश की जनता को क्या चाहिए। प्रदेश की जनता को इस समय रोजगार चाहिए, महंगाई से त्रस्त है, महंगाई से राहत चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब अगर ये कहते हैं तो देखिए सभी को डेमोक्रेसी है, सभी को अधिकार है, कोई भी नेता अपने वक्तव्य दे सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जब आप सभा में होते हैं आप जनता से वादे भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते। अब देखिए एक समय देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख आएंगे और फिर गृह मंत्री साहब आके कहते हैं कि जुमले थे वो तो चुनावी प्रचार में। लेकिन हम लोगों की सरकार, कांग्रेस सरकार कभी जुमले पर विश्वास नहीं करती। इसीलिए जब हमने देखिए हमने मनरेगा दिया, इन्होंने क्या किया, 1/3 बजट काट दिया। इन्होंने कहा कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देंगे, हमने तारीफ की, लेकिन 80% अपने ही जिसे कहें कि होर्डिंग पोस्टर लगाने में खर्च कर दिया पैसा।
80% जो पैसा है जो बेटियों के उत्थान के लिए लगाना चाहिए था, वो पैसा इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने किस काम में यूज कर रही है। तो सबको दिख रहा है इस समय मुद्दा ये है कि प्रदेश के अंदर कौन सी ऐसी सरकार होगी जो उनके मुख्य मुद्दों को उठा पाएगी, उनके मुद्दों को पर काम कर पाएगी। इस समय कोई भी आप भारतीय जनता की पार्टी की बात कर लीजिए, 1 दशक से सरकार ने कुछ नहीं किया। जजपा की बात कर लीजिए, इन्होंने सिर्फ गठबंधन में रहकर सिर्फ सत्ता की मलाई चाटी। आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। और अगर मैं इनलो की बात करूं, आम आदमी पार्टी का अस्तित्व नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा जी का अस्तित्व नहीं है। टीना बहन, पहले भूपेंद्र हुड्डा जी को अपने अस्तित्व के बारे में बात करना चाहिए। आम आदमी पार्टी का अस्तित्व है या नहीं है, इस पे चर्चा बाद में करनी चाहिए। जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते मेरी बहन। ये बात तो आपको भी सोचनी चाहिए। बिल्कुल सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा संगठन है, आपको मैं बता दूं यशपाल बत्रा जी, इस टाइम हरियाणा में सबसे बड़ा संगठन है हमारा। प्रियदर्शनी जी, हुड्डा साहब का क्यों नहीं है अस्तित्व? कैसे कंपेयर करें? आपकी पार्टी का एक विधायक नहीं है, मुख्य विपक्षी पार्टी के सीएलपी लीडर हैं वो, 2 बार के सीएम हैं वो, 4 बार के सांसद हैं, 5 बार के विधायक हैं, कैसे नहीं अस्तित्व है? आप ये सोचिए, हरियाणा में उनके कद का नेता है आप लोगों के पास, और ये केवल फैक्चुअल बात है, ऐसा नहीं है। जब आप कहते हैं कि हुड्डा साहब के अस्तित्व को लेकर बात होनी चाहिए, आपने बिल्कुल 110% आपने 100% फैक्चुअल बात बोली, लेकिन आप ये देखिए ना कि ये फैक्चुअल बात इनकी पार्टी में लोगों को नहीं समझ में आ रही है। अच्छा। हमें नहीं है, हम कौन से हैं? हम तो इनके पराये हैं, हम तो दूसरी पार्टी के हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इतना बड़ा प्रोफाइल हरियाणा के एक इतने बड़े नेता का प्रोफाइल, और उसके बाद समन्वय ही नहीं है बड़े नेताओं में, इनका अंतरकलह ही नहीं खत्म हो रहा। और आप हुड्डा साहब से तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, इतने बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, आप ये बताइए कि क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति का हक है क्या हरियाणा में मुख्यमंत्री बनने का? और आपको ये तो इनकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, इनको ये अधिकार किसने दिया कि ये 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे? अगर आपकी इतनी इच्छा है तो आप लोगों को आप एक बात बताएं, आप जब, हालांकि मुझे डिबेट को आगे ले जाना है, अभी आप लोगों को किसी एक जाति से दिक्कत है? हमें किसी जाति से, हम तो जातिवाद की राजनीति तो अभी तो कहा ही नहीं गया कि किस जाति से सीएम होंगे कांग्रेस अगर सत्ता में आई। एक ऐसी पार्टी है ज्योति जी कि हम तो जातिवाद की राजनीति से कोसों दूर है। हम तो बोलते हैं जी स्कूल बनाओ अच्छे। मेरा समय था, लेकिन आप लोग बोलते हैं पंजाब में कि दलित डिप्टी सीएम बनाएंगे हम, उसके बाद बनाते भी नहीं। कोई स्टेटमेंट नहीं दी है हमने, पंजाब में, पंजाब की जाके देखिएगा, अभी भी गूगल कर लें। स्टेटमेंट नहीं है ज्योति जी, तो मेरे संज्ञान में नहीं है, मुझे नहीं लगता कि संज्ञान में नहीं, एग्जैक्ट आप संज्ञान लेके आया करें। मैं संज्ञान लेके आई हूँ, मैं हरियाणा का संज्ञान लूंगी, मैं पंजाब का संज्ञान क्यों लूं? यशपाल बत्रा जी, मुझे पंजाब का संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, मैं हरियाणा में रहती हूँ, मुझे हरियाणा का संज्ञान लेना चाहिए। हर एक के बीच में बोलती हैं। हाँ जी, आप बीच में नहीं ना बोले, कोई बोलने नहीं। अब आम आदमी पार्टी के बारे में कमेंट करेंगे टीना जी, तो मुझे बोलना पड़ेगा, माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा, ये मेरा काम है। ये स्टूडियो में आके इस तरीके से मत करिए। स्टूडियो में आके आप किसी पे एहसान नहीं कर रही हैं, पहली बात। एहसान ये है कि हर कैसी किसी के भाषा आप प्रयोग कर रही हैं? एहसान की क्या बात है? ये मेरा काम है, जैसे आप अपना काम कर रही हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। जब कोई बात कर रहे हैं तो बात करने दीजिए ना, चाहे करिए आप बात स्टूडियो में, तो उसके आप करिए, लेकिन आम आदमी पार्टी पे कमेंट मत करिए। अगर कोई बात कर रहा है, कोई किसी का समय है, किसी का कोई समय है, तो बात करने दीजिए उसको। मैडम आप ये मत बोलिए ना, टीना बहन आप ये मत बोलिए कि हमारी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। एक तो समझ नहीं आता आप लोगों का, दोनों इंडिया गठबंधन के घटक हैं, यहाँ आपस में लड़ते हैं, आपके नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, आप लोगों का स्टैंड भी क्लियर नहीं है, तो गठबंधन को लेकर स्टैंड हमारा क्लियर है। क्या क्लियर है मैडम, क्या क्लियर है? रुकिए अभी, आप तो आप एक तो आप बीच में ना बोले सबसे। टीना जी अभी आप सुने, रेडू साहब, ये देश चलाने निकले हैं, इनका यही नहीं बन रही, ये देश चलाने निकले हैं यहाँ पे। मैं आगे प्रश्न कर लूँ, आप लोग सुन ले तो। बत्रा साहब आप शुरू हो गए हैं अभी। विजेंद्र रेड्डी जी, आप लोग दावा कर रहे हैं परिवर्तन यात्रा की और परिवर्तन लाएंगे। मैं पहले तो देखिए, अभय जी से हमने भी बात की, वो कहते हैं कि जिनसे भी मिले ये कहें कि परिवर्तन इस बार आएगा या परिवर्तन लाएं, लेकिन इस पूरी यात्रा में कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा नाम, कोई बड़ा चेहरा आप लोगों के साथ नहीं नजर आया, ना कोई नया शामिल हुआ। के रैली को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, कोई बहुत बड़ा नेता आपकी रैली के मंच पर भी नजर नहीं आया। तो रैली या यात्रा के जरिए आप कैसे दावा कर सकते हैं कि कोई कमाल करने वाले हैं इस बार? ज्योति जी, परिवर्तन जनता करती है, नेताओं से परिवर्तन होता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं बनने देते, और हम भी नहीं बनने देते भूपेंद्र हुड्डा की सरकार, यदि नेताओं से परिवर्तन होता तो। परिवर्तन जनता से होता है और जनता ही फैसला करते हैं। और अब हम भी कितनी भी डिबेट करते रहें,
हम जनता को अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन फैसला तो आखिर जनता ने ही करना है। नेताओं से कभी कोई फैसले नहीं होते। नेता तो अपने विचार जो है ना प्रचारित करने का काम करते हैं सिर्फ। और अब जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन करने का, इसलिए अभय सिंह चौटाला जी कहते हैं, क्योंकि वो हर गांव में गए हैं, मोस्टली गांव में वो गए, लोगों से मिले, दिन में मिले, रात में मिले और पैदल यात्रा की, तो लोगों की बातें जानी, ये लोगों की समस्याएं जानी और लोगों के विचार उनके सामने आए, तो लोगों ने उनको आश्वासन दिया कि हम परिवर्तन लाएंगे और जनता से ही परिवर्तन होगा। दूसरी बात, अभी यशपाल जी कह रहे थे 2004 के राज का बखान इन्होंने करने का काम किया और उनकी कमियां भी गिनाने का काम किया। यशपाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा और हरियाणा प्रदेश की जनता को भी मैं ये बात दोहराना चाहूंगा, वैसे जनता सब जानती है, 2004 में माननीय हमारे बड़े भाई अजय सिंह चौटाला जी राज के करता धरता हुआ करते थे और राज का संचालन किया करने वाले व्यक्ति अजय सिंह चौटाला जी थे। अभय सिंह चौटाला कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैक साइड में ही थे, इतने फ्रंट फेस पर नहीं हुआ करते थे, वो सब जानते हैं। तो वो शासन अजय सिंह चौटाला ही चलाया करते थे और आज उसी के भरोसे आपकी सरकार चल रही है। अगर वो इतनी कमियां थी, ऐसे गुंडा टैक्स थे, ऐसे अत्याचार किया करते थे, तो ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि आप उसी के सहारे आपकी सरकार चल रही है, उसी के बलबूते, उसी की बैसाखियों पर आज आप सत्ता का भोग रहे हैं, ये हरियाणा प्रदेश देख रहा है। दूसरी बात, इन्होंने कहा, एक बात मैं कांग्रेस की ओर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस कमजोर लग रही है। राजेंद्र जादौन जी ने कहा कि कांग्रेस कमजोर लग रही है। राजेंद्र जी और प्रदेश की जनता, कांग्रेस कमजोर लग नहीं रही, कांग्रेस को और कमजोर किया जा रहा है और कांग्रेसी नेताओं द्वारा ही किया जा रहा है। संगठन के लिहाज से नाकाम है, लेकिन ग्राउंड पर तो मजबूत दिख रही है। कल की बजाय नहीं, एक मिनट ज्योति जी, मेरी बात मुझे संख्या लोगों के साथ के लिहाज से तो लगता है कांग्रेस को कमजोर किया जा रहा है और भाजपा के इशारे पर कमजोर किया जा रहा है। भाजपा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नहीं चाहते कि हरियाणा में कोई और सरकार बने, वो इनडायरेक्ट रूप से कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। हिमाचल का चुनाव हमने जीता है, कर्नाटक का चुनाव हमने जीता है। मेरी बात पूरी नहीं हुई है, बीच में कैसे बोल रहे हैं कि अगर आप मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, अगर आप मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे तो आप चुनाव में जीत जाएंगे। इस प्रकार से कोई मुद्दा नहीं। मेरी बात बीच में रोक दी ज्योति जी, आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। सर बोलिए, आपका ही टाइम है अभी, बोलिए रेड्डी साहब। तो मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस को कमजोर किया जा रहा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से बीजेपी की मदद कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपको ध्यान होगा, सुभाष चंद्रा जी को राज्यसभा सांसद बनाने का काम किया था और उसके बदले में कुमारी शैलजा की टिकट को काट करके दीपेंद्र सिंह हुड्डा को राज्यसभा भेजने का काम किया और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट भी नहीं खड़ा किया था। हुड्डा साहब कहते हैं खड़ा करने का भी काम किया था। लोगों ने क्या किया था राज्यसभा चुनाव में, क्या किया था? दूसरी बात, एक अगली, हाँ, एक बात और ज्योति जी, डिप्टी सीएम, यदि कोई मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी विशेष समुदाय का डिप्टी सीएम की घोषणा करे तो बात बनती है, लेकिन जो खुद मुख्यमंत्री ना बन करके अभी पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा और फिर वो किसी समुदाय को डिप्टी सीएम घोषित करने का काम करता है, तो मैं मानता हूं उस समुदाय का ये अपमान करने की बात करते हैं। और आखिरी बात मैं आप पार्टी के लिए कह करके अपनी बात को फिनिश करने का काम करूंगा। भाई ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, पीएम को एक्शन लेना चाहिए, मुख्यमंत्री को बिठाना चाहिए, सारी बातें सही है, लेकिन इसके अलावा मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश के निवासियों से भी निवेदन करना चाहूंगा। अभी अभी आप पार्टी ने 10 लोकसभाओं के जो है ना वो प्रभारी नियुक्त करने का काम किया है, जो कि ऐसे व्यक्तियों को प्रभारी लगाने का काम किया है जो पंजाब में बैठ करके हरियाणा को पानी पी पी कर कोसने का काम करते हैं। हाँ। वो ऐसी बातें कहते हैं कि एक बूंद पानी नहीं देंगे, नहर का निर्माण नहीं होगा, हरियाणा के विद्यार्थियों को पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दिया जाएगा और उन्हीं को हरियाणा का प्रभारी बनाएगा। सुने आप, उन्हीं को हरियाणा का प्रभारी बना करके हरियाणा के लोगों में लोगों के बीच भेजने का जो आप काम कर रहे हो, मेरा निवेदन है आप उनको आप यहाँ न लाइए और कम से कम हरियाणा से ही अपने प्रभारी लगाने का काम करें। और हरियाणा निवासियों से मेरा निवेदन है
कि उनको आप वेट ना दें, बिल्कुल भी उनका जरा सी भी तवज्जो नहीं देना। जो हरियाणा के हक को दबा करके बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं मानते, और वो आज हमारे हरियाणा को चलाने का काम करेंगे, तो ये भी आपकी पार्टी के लिए बड़ी शर्म की बात है। आपको हरियाणा में आदमी नहीं मिले, इसलिए बाहर से आप इम्पोर्ट करने का काम करें। और दूसरी बात, संगठन की राजनीति को अलग रखिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से। देखिए, मुझे लगता है कि जितने आपके जो 12 लाख नहीं, पंजाब के लोगों को हरियाणा में कैसे लेकर के आ रहे हो? नहीं, प्रचार क्यों? के लिए आपकी पार्टी का प्रचार करने के लिए तो कोई कहीं भी जा सकता है, और प्रचार करने के लिए तो कहीं भी जा सकता है। चुनाव के वक्त किया जाएगा ना, अभी जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव तो आने वाले ना, क्योंकि चुनाव का तो आगाज हो ही गया है ना। अरे चुनावी तैयारी के लिए जिम्मेदारी दी गई है ना। नहीं, सुनिए, चुनाव अभी की नहीं, जिम्मेदारी सुनिए, अभी आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप सुनिए अभी। टीना जी बोले। देखिए देखिए, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। चाहे विपक्ष की पार्टियां तमाम इल्जाम लगाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने ये कर्नाटक में करके दिखाया, हमने हिमाचल में करके दिखाया, आने वाले चुनाव में हम करके दिखाएंगे। क्योंकि इस समय देखिए, लोग जो है, जनता इस समय मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है कि राजनीति जो है उस प्रकार से हो, हिंदू मुस्लिम या किसी नाम से राजनीति नहीं होगी। तो आप कर रहे हैं ब्राह्मण दलित, और हमारी सीधी टक्कर बीजेपी की है। हमारी टीना जी, क्या ये मुद्दे है क्या? बीजेपी ये कहती है कि अगर आप लोगों के पास मुद्दे थे या मुद्दों से चुनाव लड़ना था, नहीं, तो ये जातिगत क्या कर रहे हैं अभी हुड्डा साहब? आप क्या चाहती है? सामाजिक न्याय की? नहीं, मैं क्या चाहती हूँ तो मायने नहीं रखता। सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए क्या? सामाजिक न्याय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सामाजिक न्याय की। और जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस देखिए 36 बिरादरियों की पार्टी है, 36 बिरादरियों की पार्टी है, उसमें वो ब्राह्मण समाज से भी संबंध रख सकते हैं, उनसे जो भी जातियां हैं। मैं उस पे कहना चाहती हूँ कि अगर हुड्डा साहब ने ऐसा कहा, क्योंकि उन्होंने, अब वो बड़े नेता है और जो शीर्ष नेता तो कहेगा वो होगा, आलाकमान जो तय करेगा वो इस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अगर मैं मुख्यमंत्री की दावेदार होती तो मैं भी बोल सकती थी, इसमें कुछ ऐसा इफ एंड बट नहीं है। लेकिन जानबूझकर ये मुद्दे डाइवर्ट किए जा रहे हैं। इस समय मुद्दे क्या होने चाहिए? इस समय इस प्रदेश के युवाओं को नौकरी रोजगार कैसे मिले, क्योंकि लगातार सीएमआई की रिपोर्ट हर महीने रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कि 37% जो है इतने युवा रोजगार और दर भटक के दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। ये शर्म की बात है कि इस प्रदेश की हालत ऐसी बन गई है। 9 साल में जो विकास के नाम पर सरकार बनी थी, उसने कैसे विकास के नाम पर जो पटरी से उतार दी है 9 साल में, इतना कर्ज में डूब गया हरियाणा, और हरियाणा के तमाम लोग जो है दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं हम बार बार की हमारी सरकार बनेगी तो हम वो तमाम काम करके दिखाएंगे, पहली कलम से, ओपीएस से लेकर, और किसानों के हित के लिए जो काम होंगे, और युवाओं को नौकरी देने का, और पक्की नौकरी आएगी। हम हटा देंगे सोशल निगम कुछ नहीं है, ये सिर्फ डीसी रेट पे नौकरियां देने का काम कर रहे हैं। और दूसरी जी ज्योति जी, देखिए, एसवाइएल का मुद्दा तो वो मुद्दा कि जो आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा हरियाणा में जब भी आप लोग चुनाव में जाएंगे जी। और इस बात को लेकर केवल ऐसा नहीं कि बीजेपी कांग्रेस, इनेलो सभी एक मत के एकजुट है इस बात को लेकर जी कि क्यों नहीं हरियाणा का हक मिले, क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल कहते मिलना चाहिए। नहीं, इसमें तो एसवाईएल के मुद्दे पे तो हमारा बहुत ही क्लियर मत है कि हम न्यायालय के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया है और इस पे मेरे दोनों प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और टीना बहन भी इसमें सहमत रहेंगी कि जिसको कहते हैं, इस पे तो हम न्यायालय जो बोलेगा हम वो करेंगे ना। प्रधानमंत्री पंजाब को करना है ना, जो अदालत भगवंत मान कह रहे पानी नहीं है, नहीं यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट में ये वर्डिक्ट में टीना बहन बोलिए दीजिए प्लीज, आप ओपीएस की बात कर रही थी टीना बहन, ओपीएस नहीं, टीना बहन की बातें मुझे इसलिए हाथ से पता लगी थी कि अभी ओपीएस की बात कर रही थी। ओपीएस लाने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे। केजरीवाल का बयान है ओपीएस लाने वाले हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। इस पे क्या जवाब है आपका? और दूसरी बात मुझे इसका जवाब दीजिए टीना बहन कि आप कौन से नेता को मानती है, किसका जवाब सही है? मुझे इसका जवाब दीजिए कि आपकी कुमारी शैलजा सही बोल रही है, आपके प्रदेश अध्यक्ष सही बोल रहे हैं, या भूपेंद्र हुड्डा जी सही बोल रहे हैं? क्योंकि तीनों की अलग अलग स्टेटमेंट है। आप किसको मानती हैं? मैं क्यों मानूं? मैं आपके किसी नेता को क्यों मानूं? मैं अरविंद केजरीवाल को मानती हूँ। पहले कहा आप लोग इंडिया अलायंस के आप मैं अरविंद केजरीवाल को मानती हूँ, हमारे पार्टी के संयोजक को मानती हूँ। मैं आपके नेता को क्यों मानूं? टीना बहन वो नहीं मानती है आपको नहीं मैं आपके नेता को क्यों मानूं? मैं अपनी पार्टी के नेता को मानूंगी, मैं अपनी पार्टी की विचारधारा को मानती हूँ। क्यों सवाल पूछेगी? तो आप ये बताइए ना, आप तो प्रवक्ता हैं मैडम, टीना बहन मेरी बहन, आप तो प्रवक्ता हैं।
आप कौन है? मेरा सवाल है, मैं डिबेट में बैठी हूँ, मैं आपसे जवाब लूंगी। आप बताइए आप कौन सही है? जनता जानना चाहती, मैं नहीं जानना, छोड़िए मेरी बात को। चलिए आप मुझे नहीं मानती हैं। चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कलेक्टिव लीडरशिप से चुनाव लड़ने जा रही हैं। आप ये बताइए, लीडरशिप के साथ हम टीना बहन आप ये बताइए कौन सा लीडर आपका सही बोल रहा है? कुमारी शैलजा सही बोल रही है, भूपेंद्र हुड्डा जी बोल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं। जो सरकार बनेगी वो युवाओं के हित में चलिए, ओपीएस लाने वाले जो है वो भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। ओपीएस लाने वाले भूपेंद्र हुड्डा जी है, जनता को पता होना चाहिए। नहीं है, एनपीएस लाने वाले हैं। ओपीएस बहाली की बात हो रही है, आप उल्टा बोल रहे हैं। राजेंद्र जी, जादव साहब, इनको मुझे लगता है थोड़ी स्टडी करके ठीक है। अभी देखिए एंटी इनकम्बेंसी चूंकि दो योजनाओं से जवाब सुनिए। नहीं, अभी मुझे सवाल पूछने दीजिए आप, क्योंकि 2 बार से बीजेपी सरकार में, इस बार गठबंधन में, पिछली बार बहुमत में, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ नजर आता है? क्योंकि बीजेपी कहती है प्रो इनकम्बेंसी है, कुछ है नहीं सत्ता के खिलाफ लहर जैसा। देखिए ऐसा है कि पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो तो अपनी पार्टी की बात करते हैं और वो अपने चेहरे को भी मजबूती के साथ पेश करते हैं, और जितना नहीं भी है तो उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, ये तो स्थिति। लेकिन ये है कि ग्राउंड पर जो आम लोगों से जो बातचीत करते हैं उनका कहना है कि मिला जुला है, सरकार के प्रति जो रुख है लोगों का वो मिला जुला है। कुछ लोग कहते हैं कि सिस्टम ठीक हो गया, काम आसानी से हो रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं बहुत परेशानियां हैं, इन जो नए सिस्टम लेके आए उन्होंने कई दिक्कतें खड़ी कर दी हैं, कहीं पोर्टल नहीं खुलती है, कहीं कुछ नहीं होता, कहीं और तरह की जो तमाम तरह की नीतियां उनको लेकर कई तरह की दिक्कतें हैं, ऑनलाइन सिस्टम में भी परेशानियां हैं, काम ठीक से हो नहीं रहे, शिकायत करने के बाद भी समाधान नहीं होता, सड़कों की हालत खस्ता है। सड़कों का मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी उठाते रहे, वो तो असेंबली में भी उठाते हैं और सरकार उनका सामना करती है। कई जगह स्कूलों की समस्याएं हैं, तो वो स्टाफ नहीं है पूरा, शिक्षा में जो प्राइमरी, मिडिल और कॉलेज लेवल पर भी स्टाफ की कमी है, तो तमाम तरह की समस्याएं, जो हॉस्पिटल्स में सुविधाओं की कमी है। तो ये सब मुद्दे जो है मिलकर ही काम करेंगे। अब कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी है वो तो लगातार ये सोचती है कि हम लगातार सत्ता में बने रहें, उनके अपने दावे भी होते हैं कि समस्या आ रही है, हम समाधान भी कर रहे हैं, लेकिन जिस गति से होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात ये सरकार अपने फर्स्ट कार्यकाल से चलाती आ रही है और अभी तक जारी है। अभी भी शिलान्यास हो रहे हैं, अभी भी जो है भूमि पूजन हो रहा है, तो अभी कंप्लीट कहाँ हुआ है, पूरा मिशन पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही बहुत सारे काम जो है उन पर काम चल भी रहा है, लेकिन वो पूरा भी नहीं हो पा रहा और समस्याएं अपनी जगह है। लोगों के जो सरकार हुई या ब्यूरोक्रेसी हुई, आती तो वो समाज से ही है। समाज जिस तरह से जातियों में बटा हुआ है, तो कौन सी ऐसी पार्टी है जो जाति देखकर टिकट का फैसला नहीं करती? अभी राजस्थान के टिकटों का फैसला जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो जातियों को देख के कर रही है। वो जो है कांग्रेस ने फैसला कर लिया है, कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट देख के वो अपनी रणनीति चेंज कर रही है, उसमें जातीय फैक्टर का बराबर विचार किया जाता है, क्या वो किसी भी जाति विशेष की बात हो। तो ये जो है सरकार, कोई भी पार्टी और जो राजनीतिक खेल है पूरा वो जातीय आधारित इस देश में है ही और वो चलता ही है। इससे इनकार नहीं कर सकते। तमाम सबके अपने दावे हैं, लेकिन ये है कि आप पूरी सरकार के लिए या सत्ता के लिए हासिल करने का जो आपका टारगेट है उसके लिए आपके पास एक पूरा सिस्टम होना चाहिए। जी, कांग्रेस के पास अभी सिस्टम की कमी नजर आती है। बिल्कुल कमी नजर आती है, संगठन की कमी दिखती है, साफ साफ दिखती है। बत्रा जी, समय हालांकि नहीं, बहुत संक्षिप्त में, चूंकि अगला साल चुनावी साल होगा, तो क्या उससे पहले आप लोग ये आश्वस्त कर पाएंगे जनता को कि हाँ, घोषणा पत्र में जो बड़े वादे किए गए थे वो तमाम पूरे कर लिए गए हैं? देखिए ज्योति जी, जो वादे हमने किए थे अगर उनमें से कुछ रह रहे हैं तो अगले साल तक वो पूरे कर दिए जाएंगे। एक दूसरा, कांग्रेस प्रवक्ता बड़े दावों से कह रही हैं कि हमारी सरकार आ रही है, तो मैं इस बात पे एक बात कहना चाहता हूं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने सबने सुने होंगे, वो देखने में कोई ऐतराज नहीं है। और रही बात दूसरी, पोर्टल की बात सब कर रहे थे, परिवार पहचान पत्र की या कामों की कमी की, देखिए हर काम माननीय मुख्यमंत्री, इतने ईमानदार मुख्यमंत्री सारे वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, हर चीज का एक पोर्टल बन गया। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि जन स्वाद के नाम से एक पोर्टल बना हुआ है, उसके अंदर किसी भी पार्टी का आदमी, कोई भी इंसान अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है कि मेरी गली के अंदर रोड नहीं बनी हुई, चाहे कोई एमएलए है, चाहे कोई पार्षद है, चाहे आम नागरिक है, चाहे किसी भी पार्टी का। जी बत्रा जी, तो उसके नाम से, उस पोर्टल से, उस अधिकारी के पास उस पोर्टल से, उस नाम से हाँ, एक पारदर्शिता लाने का दावा किया जाता है। टीना जी, समय नहीं, आगे माफी के साथ बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। और चर्चा हम मिशन 2024 को लेकर कर रहे थे, सभी दलों की जीत के दावे हैं,
किसके दावे में कितना दम है और कौन किस पर भारी है, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।